चलता रहा, पर मैं सुधर नहीं रहा, मैं और खाना खा रहा हूँ, मैंने वजन और बढ़ा दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ गया। अब 100 यूनिट से काम नहीं चल रहा, अब पैनक्रियास को बोला 120 यूनिट का। एक स्टेज आएगी, पैनक्रियास भी तो मशीन नहीं है ना, एक बॉडी का ऑर्गन है, पैनक्रियास हाथ खड़ा कर देती है, जाओ मैं और नहीं बना सकती, अब मैं थक गई। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए। जब पैनक्रियास थक गई, इसको बोलते हैं बीटा सेल एग्जॉशन, पैनक्रियास थक गई, और बीटा सेल फेलियर बोलते हैं। अब क्या होगा सर, अब पहले तो आज तक गुजारा चल रहा था, आपको हम इंसुलिन देते जा रहे थे और ब्लड ग्लूकोज भी सेल में जाता रहा। अब पैनक्रियास ने कहा हम इंसुलिन और नहीं बना रहे, अब क्या होगा, वो जो ग्लूकोज था वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, ब्लड में बाहर आ जाएगा, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वो 10 साल पहले ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। जो मेरी ओबेसिटी 10 साल की है, मैं तो 10 साल से ही प्रॉब्लम कर रहा हूँ, परंतु वो 10 साल वाली चीज को कोई सुन ही नहीं रहा, वेट बढ़ा ही जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैच करने के लिए हमारी पैनक्रियास को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। आज आप एक फैक्ट्री में वर्कर को 1 साल तक ओवर टाइम कराओगे तो क्या होगा वर्कर का? हड़ताल। तो पैनक्रियास भी हड़ताल कर देते, राइट? यस सर, यस सर। क्या सेल्स का कोई लिमिट होता है कि ग्लूकोज को वो इतने मात्रा में लेगा? कई बार ग्लूकोज भी है, पैनक्रियास भी बढ़िया है, सेल कह रहा है भाई मेरे को ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं है, मेरा जो कोटा था वो पूरा हो गया। क्या इसको भी रेसिस्टेंस बोलेंगे? क्या इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सेल्स बोलता है मेरा कोटा कंप्लीट हो गया, भाई जितना ग्लूकोज मुझे चाहिए था उतना। सर इसका बड़ा सिंपल आंसर है, आपको पता है जो आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा रहे हो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जमा हो रहा है? लीवर में, स्केलेटल मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में। तो आप मोटे भी हो रहे हो, आपका फैटी लीवर हो रहा है। आपको पता है सर फैटी लीवर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? आज जो आप ये सेशन आपने किया है ना, और सुबह सर ने भी पढ़ाया, हमारे 5 प्रोडक्ट और भी वहाँ लगेंगे, वहाँ भी सेम साइंस लगेगी। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, डायबिटीज तो अपने सारी हदें पार कर दी, तो हमारी डिटेक्ट हुई। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 2 स्लाइड बाद सर, वो जो आपने कहा था ना वो भी है। तो ये सारा प्री डायबिटीज है जो हमने आपसे डिस्कस किया ना, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी जा रही है और पैनक्रियास को इंसुलिन ज़्यादा बनानी पड़ रही है। जिस दिन पैनक्रियास इंसुलिन बनाने की स्थिति में नहीं रहती है एक्स्ट्रा, उस दिन हमारा ब्लड ग्लूकोज में वैल्यूज हाई आ जाती है, पर प्रॉब्लम तो चल ही रही थी। होप आई एम एबल टू आंसर, राइट? ठीक है सर। तो ये डायबिटिक पेरिफेरल सेल में या तो रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, या हमारी इंसुलिन पूरी अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रही, तो सिग्नल्स कम जा रहे हैं और इस कारण से आपका ग्लूकोज पूरा नहीं आता। प्रॉब्लम कहाँ गई? ब्लड फ्लो कम जा रहा है, राइट? न्यूट्रासोलिन वर्क्स है, ब्यूटीफुल। ब्लड फ्लो ट्रांसपोर्टर्स का मूवमेंट बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर। यस सर। आपने बताया कि जो माइंड है ना वो ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए प्रभाव डालता है, तो कहना है कि उसके समझ में नहीं आता कि रिसेप्टर की प्रॉब्लम है या गेट की प्रॉब्लम है, मिसमैच होता है कम्युनिकेशन। तो हमारी मशीन या हमारा क्यों नहीं भेजे कि माइंड को ये बात समझ में आए इसकी प्रॉब्लम इस वजह से। वेरी गुड। तो ये डायबिटीज का ये भी एक डिफेक्ट है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉब्लम, न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं होती, ये भी प्रॉब्लम, सिग्नलिंग की प्रॉब्लम। हमने डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर लेवल भी प्रॉब्लम। ये सिचुएशन को कैसे पता होती है कि इसमें रिसेप्टर का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? सर एक्चुअली ऐसा क्या टूल्स अवेलेबल है सारी जो बता सकें? सर ये सबसे, इसको बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, तो जिसको एक सिंड्रोम एक्स भी बोला जाता है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ब्लड, 3 चीज़ें इकट्ठी बढ़े हैं। एक पेशेंट जो बड़ा कॉमन है, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर और लिपिड्स, तीनों इकट्ठे जब बढ़ जाते हैं तो ये चीज़ें साइमल्टेनियसली बॉडी में चल रही होती है। तो इसके पता सर सब चल सकता है, पर आज के इसमें मैं टाइमली चेकअप नहीं कराता ना, जहाँ टाइमली चेकअप होने मेरा सवाल ये है कि क्या मेरा पैनक्रिया प्रॉपर इंसुलिन बना रहा है या मेरे अंदर मैं ग्लूकोज कम ले रहा हूँ, ये डिसबैलेंस बनता है, तो क्या पता चलता है कि मेरा एक्चुअल में डायबिटिक हुआ है? क्या कोई टूल्स हैं? अभी जैसे डायबिटिक चेक करते हैं तो उसमें तो शुगर लेवल बढ़ता है या घटता है? मेरा सवाल समझ पा रहे हैं सर आप? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या
उसके रिसेप्टर में प्रॉब्लम है, क्यों, क्या, कैसे बनता है, कैसे बढ़ रहा है, ऐसे कैसे पता चलता है? ये सर रिसेप्टर्स की जो क्योंकि प्रॉब्लम है, जांच होती है वो तो जांच दे रही है कि शुगर इतना बढ़ गया, टीपी इतना है, फास्टिंग इतना है, HbA1c इतना है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये रिसेप्टर का प्रॉब्लम आ रहा है? सर ऐसे रिसेप्टर का प्रॉब्लम नहीं पता चलता, ये हाइपोथेसिस होती है हाँ। सेल लेवल पे, जैसे एनिमल्स के ऊपर और ह्यूमन सेल पे लैब में करते हैं तो मैकेनिज्म करते हैं, तो ये टेस्ट नॉर्मल बंदे में इतनी सिंपली नहीं पता चल पाते, पर प्रूवन है, मतलब हर एक चीज के पीछे देखा मतलब है। ये कह रहे हैं कि डायबिटिक है ये तो पता चल जाता है, लेकिन पर- डायबिटिक का कारण क्या है, सिग्नलिंग इज अ प्रॉब्लम, रिसेप्टर इज अ प्रॉब्लम, GLUT4 इज अ प्रॉब्लम, ये नहीं पता चलता। हाँ, ये exactly. उसकी ब्लड वैल्यूज और सिम्टम से पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी में आ रहे हैं best। इसीलिए आपको कहा कि 50% लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता डायबिटीज, सर ऐसा भी होता है कि ओबीज नहीं होते लोग, हाँ। उनको भी डायबिटीज हो जाती होता है, वहाँ में इंसुलिन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है, पर इतनी ज्यादा नहीं है, पर बहुत कम लोग हैं। हमें थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है क्योंकि थोड़ा मैं पीछे चल रहा हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो हम सिम्टम ऑफ डायबिटीज पे आ रहे हैं, राइट? तो उससे पहले एक हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे। Excuse me. Diabetes mellitus is a chronic clinical syndrome characterized by hyperglycemia due to the lack of insulin. The symptoms are polyhydra, unusual thirst, polyuria, frequent urination, and unusual weight loss. Diabetes mellitus is a chronic clinical syndrome characterized by hyperglycemia due to the lack of insulin. The symptoms are polyhydra, unusual thirst, polyuria, frequent urination, and unusual weight loss. Diabetes mellitus is a chronic clinical रुक नहीं पा रहा हूँ। इनका फेवरेट हीरो है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये 3 सिम्टम तो मुन्ना भाई को भी पता है, तो हमें थोड़े से तो ज्यादा पता होने चाहिए। गोवा में आए हैं, ट्रेनिंग हो रहा है, राइट? तो हम आपको थोड़े और सिम्टम्स बताएंगे। पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिनेशन, राइट? पॉलीडिप्सिया, जब यूरिनेशन ज्यादा होगी तो प्यास भी ज्यादा लगेगी, तो इंक्रीज थर्स्ट। पॉलीफेजिया, भूख ज्यादा लगना। हमें भूख ज्यादा तो लगती है डायबिटीज में, कौन बताएगा? ये एक थोड़ा कुछ माइंड स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन है। सर आप बताएंगे? सर पीछे पूछते हैं। सर वो बार-बार मांग रही है एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी तो ये प्रॉपर दिल मांगे मोर, ग्लूकोज तो जा ही नहीं रहा जा ही नहीं रहा। आप खाना खा रहे हो पर वो जल में जाने। अब आप एक बात और देखिए, जो बंदा डायबिटिक है पर उसको पता नहीं है वो कितना ज्यादा खाना खा रहा है, कितने सालों से, और उसका वजन कितना बढ़ रहा है उसका। आप समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज वो तो खा ही रहा है ना, राइट? सो उसके अलावा सर थकावट रहती है बहुत। थकावट के पीछे भी रीजन यही है कि सेल्स को एनर्जी ग्लूकोज नहीं नहीं मिल जा पा रहा और रही। एनर्जी नहीं आ रहा। पूरा नेविगेशन सिस्टम ही खराब हो गया। यस सर, स्किन इन्फेक्शन। जी सर। सो इम्पोर्टेंस का सर बेसिकली रीजन क्या है इसमें? क्योंकि हम यहाँ पे भी न्यूट्रासोलिन प्रमोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है डायबिटीज में, ब्लड थिक हो जाता है शुगर होने के कारण, राइट? ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो दूसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है डायबिटीज, राइट? न्यूट्रासोलिन का बहुत अच्छा रोल है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में, राइट? तो ये पॉइंट हम हाईलाइट कर सकते हैं, राइट? स्किन इन्फेक्शंस, स्किन में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो हील नहीं होते, राइट? टिंगलिंग एंड नमनेस। टिंगलिंग मतलब गुदगुदी सी होना, और नमनेस मतलब आपको बिल्कुल सेंसेशन खत्म हो जाना, बिल्कुल। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के पैर जो है, अगर वो कहीं कील पड़ा है, कहीं शीशा पड़ा है, उसको पैर रख देंगे, पता नहीं चलता। कई बार तो हम हॉस्पिटल में देखते हैं डायबिटिक वाला पेशेंट आता है एडवांस वाला, उसके पैरों से 5-5, 7-7 कील निकले होते हैं जो अंदर घुस के पड़े हुए हैं, पर उसके सर आपको दिखाऊंगा मैं टाइप, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे पैरों में ये, क्योंकि वहाँ के नर्व्स खत्म हो जाते हैं। आपको एक
बड़ी सिंपल सी एनालॉजी देना चाहता हूँ सर। तो मतलब अपने पैरों में कील चुका के चेक करते रहे। कुछ लोग तो तैयारी बैठे हैं देने के लिए, सही है। मौका देख रहे हैं। सर जो पैरों में जो कील वाला है ना, हाँ। वो बाद में आ रहा है, हाँ। उससे ऊपर वाला पहले वाला होगा, उससे पहले आपका ध्यान चला जाएगा, आप कहोगे ठीक कर लो। हाँ, ये बात तो सही है, इस ट्रेनिंग के बाद तो पक्का वाला। नहीं नहीं नहीं, कीलों की जो टिंगलिंग से ऊपर कुछ लिखा है, क्या लिखा है? आगे बढ़ते हैं। टिंगलिंग के ऊपर पढ़ो क्या लिखा है। इम्पोर्टेंस लिखा। तो वो आएगा, बंदा पहले भाग के ठीक करा लेगा अपने आप को, नीचे तक जाना ही नहीं पड़ेगा, वहीं अलर्ट हो जाओ। वहीं अलर्ट हो जाओगे। कौन बोला? यस, ओके। सो ब्लड विजन सर, कई लोगों का आईसाइट इतना वीक हो जाता है, उनको बहुत लेट पता चलता है कि भाई मेरे को डायबिटीज। सो विल ऑनर सर, लेट्स गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। सर इज आई थिंक अबाउट टू लीव। पीछे आपके सर को sorry sir. I thought you are Sorry for the disturbance. okay. सर एक्चुअली क्या होता है, हेलो देखो, अभी हम डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस डिटेल में करेंगे, पर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ। मैं वहाँ उस डायग्राम पे आपको रोका था। जो हमारे खून की सप्लाई होती है, राइट, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड की वेसल्स हैं, उनका काम क्या है कि एक एक सेल तक खून पहुँचाना। आपको हमने क्या बताया, डायबिटीज में क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स अंदर जमा हो गए। आप देख रहे थे, क्योंकि आपका लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो वो लिपिड्स कहाँ है, लिपिड्स मतलब फैट्स, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मेडिकल वर्ड बहुत यूज होता है। पूरी बॉडी की सारी नसों में, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जिसके कारण खून का फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है वो इम्पैक्ट हो जाता है। और इरेक्शन के लिए ब्लड फ्लो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। आपको एक सर, हम मेडिकल मीटिंग कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं 2 मिनट। आप एक मेडिसिन है जो वियाग्रा है, आपने सबने नाम सुना होगा। जो वियाग्रा मेडिसिन है वो फाइजर कंपनी का रिसर्च प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फाइजर कंपनी ने जब ये प्रोडक्ट बनाया था, वो बनाया था हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। क्या हार्ट की प्रॉब्लम के लिए? एज अ वैसोडायलेटर, खून का फ्लो बढ़ाने के लिए। जहाँ जिनको हार्ट में जिनको प्रॉब्लम है, जहाँ खून का फ्लो कम है, उसके लिए वियाग्रा प्रोडक्ट बनाया था। पर वो उसमें सिर्फ हार्ट की नसों पे तो काम नहीं किया, उसने तो सब जगह ब्लड फ्लो बढ़ा दिया। तो जो पहले ये जो था, जो आज जिस कारण वियाग्रा बिकती है सबसे ज़्यादा, वो एक साइड इफेक्ट की तरह उन्होंने देखा कि बंदे का इरेक्शन भी बहुत स्ट्रांग हो गया, और इरेक्शन रहता ही है घंटों घंटों तक। तो उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छा इफेक्ट है। अब वो हार्ट के लिए वो दवाई नहीं बिक रही, क्योंकि और अच्छी दवाइयाँ होंगी। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो डायबिटीज का साइड इफेक्ट है, उसमें वो दवाई। तो बेसिकली ब्लड फ्लो हार्ट में भी कर रही होगी। नहीं कर रही है, बहुत बढ़ा रही है। सर मैंने हार्ट के लिए नहीं की, वैसे काम करती है मुझे पता। हार्ट के लिए ट्राई नहीं। हार्ट के लिए नहीं करता। सर हार्ट के लिए क्या है कि और दवाइयाँ आती गई ना, एक्चुअली ये कई साल पुरानी आपको अभी भी ऐसा नहीं है कि हार्ट में डॉक्टर नहीं लिखते, अभी भी लिख रहे हैं सर। लिखते हैं, हार्ट में भी लिखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी लिखते हैं। बट सर वो तो फॉर द टाइम बीइंग इट इज यूज्ड ना, नॉट वो मतलब रेगुलर थोड़ी अभी भी आप उसकी इंडिकेशन देखोगे तो हार्ट में भी है और सीएनएस में भी है, क्योंकि दवाई का इंडिकेशन तो चेंज नहीं होगा। पर अभी ज़्यादा यूरोलॉजिस्ट लिखते हैं फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, क्योंकि जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या मेल इंपोर्टेंस हो गया, वो यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो यूरोलॉजिस्ट ये दवाई काफ़ी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये भी एक साइड इफेक्ट है। स्लाइड ओके, शायद मेरे से प्रेस हो गया।
हाँ सर क्लियर है? डन है मैम। मैंने ऋषि को कहा था ये इम्पोर्टेंस का पॉइंट हटा देते हैं, उसमें 10 मिनट लगेंगे। ओके, तो इससे 10 मिनट ज्यादा देने पड़ेंगे। ओके सर, so again our team has made this slide, beautiful slide with all the symptoms of diabetes. Okay, frequent urination, unusual thirst, extreme hunger, unusual weight loss, extreme fatigue, irritability, frequent infection, blurred vision, blood slow to heal, and erectile dysfunction. Right? So इनमें से किसी भी चीज का ट्रांसलेशन चाहिए तो हम कर सकते हैं। क्लियर है सर, सब क्लियर है सर, सब क्लियर है। सब clear है। वो आपने पहले सब पहले क्लियर। सर अभी आपके कुछ जो क्वेश्चंस हैं कि जो मैं कह रहा था 10 साल डायबिटीज पहले कैसे पता चल सकती है, जी, जी। या 5 साल पहले कैसे पता चलेगा, Right, sir. अब हम उन पे जी। आएंगे। अब टाइप 2 डायबिटीज कैसे होती है? अच्छा, यहाँ मैं आपका ना एक अटेंशन चाहूंगा कि ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्राइटेरिया, ये हमने नहीं बनाया। ये जो डायबिटीज की बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, जैसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, यूरोपियन डायबिटिक एसोसिएशन, सारी इंटरनेशनल बॉडीज ने गाइडलाइन रखी है, राइट? वो क्या कहती हैं? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 या अगर उससे ज्यादा है, ठीक है? अगर 125 है तो नहीं, 126 या उससे ज्यादा है। फास्टिंग का मतलब है 8 या 10 घंटे तक कुछ ना खाया। अगर जैसे मैं कहूँगा मैंने लंच किया था, शाम को मैं अपना टेस्ट करा देता हूँ, वो फास्टिंग नहीं माना जाएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कई पेशेंट ये गलती करके आते हैं आपके पास, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, ठीक है? 10 घंटे तक उसने कुछ नहीं खाया, 8 घंटे मिनिमम, तो अगर ये टेस्ट आया है फास्टिंग 126। दूसरा 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज, जिसको हम पीपी बोलते हैं, 200 या 200 से ऊपर होगा तो। अब ये दोनों। तीसरा A1C वैल्यू, अगर A1C वैल्यू 6.5 से ज्यादा है तो, ठीक है? और इसके अलावा अगर ये सब टाइम कराने का टाइम नहीं था किसी के पास, और उसमें ये सारे सिम्टम्स हैं, जैसे आप कह रहे थे ना, उसमें डायबिटीज के सिम्टम्स हैं जो हमने आपको दिखाए हैं, और उसका रैंडम जो है वो 200 है, तो हम इसको डायबिटीज। सर इंडिया में भी यही पैरामीटर फॉलो करते हैं सारे अभी ये हो गया है। सर ये पैरामीटर बढ़ते और घटते भी रहते हैं। आज से 10 साल पहले भी यही पैरामीटर थे, आज क्या इससे कम हुए हैं? ऐसा भी नहीं, हुआ? ऐसा नहीं, ये पिछले 10-15 साल से मुझसे ओके और चेंज नहीं। सर इसमें एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कई पेशेंट्स ना नॉर्मली ट्रेंड होता है, लोग फास्टिंग करा के आ जाते हैं, पीपीजी कम कराते हैं लोग, है और खाली पे टेस्ट करा के हों, तो सिर्फ अगर उसकी फास्टिंग की वैल्यू ठीक नहीं है तो हम ये बात को ठीक नहीं मानेंगे। उसको फास्टिंग भी कराना है और 2 घंटे वाला पीपीजी भी कराना है, ठीक है? 2 घंटे का मतलब ये होता है कि सर जैसे अगर उसने 10 बजे नाश्ता किया है तो उसको 12 बजे, ठीक है? अब सर ये क्यों जरूरी है? ऐसा देखा गया है कि जो यंग डायबिटिक है, जिसको नई डायबिटीज हुई है, उसका पीपीजी हमेशा हाई होता है। एक बार फास्टिंग नॉर्मल होता है पर पीपीजी हाई होता है। भाई खराब तो दोनों होते हैं, पर पीपीजी जल्दी इफेक्ट होता है यंग डायबिटीज। सो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, आपको पेशेंट को भी एडुकेट करना है कि आपको दोनों टेस्ट कराना है, फास्टिंग भी और पीपीजी। इस हर बार एक ही टेस्ट करा के ना, उससे भी डिजीज की क्लैरिटी नहीं बदलेगा, राइट? अगेन न्यूट्रासोलिन का पीपीजी पे बहुत अच्छा असर है। हमारी न्यूट्रासोलिन का जितनी भी मैंने स्टडीज देखी, वहाँ पीपीजी पे बहुत अच्छा है। सो दिस इज हाउ इट इज। HB1AC भी A1C पे A1C को मैं आपको 2 स्लाइड्स बाद और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये वैल्यूज है, आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले लें, आप चाहें ये तो वो मिल जाएगी ना पीपीटी, तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ये आप लोग के लिए ही है, थैंक यू, क्योंकि ये आप लोगों ने ही ट्रेन करना है आगे, ठीक है, राइट? थैंक यू। अभी लोग फोटो ले रहे हैं एक-एक करके, नहीं मिलेगी ये तो। अभी सिर्फ समझते रहिए, सारी पीपीटी सबको जो सर्कुलेट सर कई बार पता है क्या है, जैसे मैं जब आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, और दिल तो करता था कि यार पढ़ लो, सेशन वेशन अच्छे से कर लो, तो मैं लिखता रहता था कि नींद ना आए। तो कई बार कोई फोटो भी ले रहा है, वो अलर्ट रह रहा है, बट लकीली आपका ट्रेनर ठीक है तो आपको नींद नहीं आ रही।
सो नो प्रॉब्लम बनाना राइट, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है सर। ठीक है। हाँ। तो सर एक तो ये क्राइटेरिया हो गया, हाँ। राइट। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया, अब सर आपके क्वेश्चन का आंसर है प्री डायबिटीज। भाई ये तो डायबिटीज है तो ये वाली वैल्यूज हैं, अगर किसी को कोई टेस्ट कराने गया तो और वैल्यूज हैं तो क्या, अगर सर 100 और 125 के बीच में आ रहा है तो आपको अभी डायबिटीज नहीं है, और 1 2 3 4 5 साल के अंदर आपको डायबिटीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो अगर आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग 80 आती या 90 आती तो मैं कहता सर आप निश्चिंत रहो, 2 रसगुल्ले खाओ, 4 खाओ। यहाँ पे आपको मैं सिग्नल दे रहा हूँ भाई साहब आप कुछ सालों में डायबिटीज होने वाले, यू आर इन अ कंडीशन ऑफ प्री डायबिटीज। इसी तरह सर जो आपकी खाने के बाद वाली वैल्यू 200 नहीं आई पर 140 और 199 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज। अगर आफ्टर मील्स वाली वैल्यू 120 आती, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ आपको, पहले तो ये वाली वैल्यू सब दिखा दी हमने, इसमें मोटा मोटा याद कर लो वैल्यू 126 और 200 6.5 ठीक है। अगर ये वैल्यू आई है इनसे हायर आई तो आप डायबिटीज, राइट। अब आप कह रहे हैं फास्टिंग वहां पे कितनी थी, 126 थी, या आप कह रहे हैं अगर आपकी 100 से कम है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, और 100 से 125 है आप भाई साहब आज डायबिटिक नहीं हो पर आप प्री डायबिटिक। या सर ये कम ज्यादा भी होती, कभी 100 आ गई, 110 आ गई, ये तो रेंज है ना सर। हाँ, तो आपकी बॉडी किस तरह बिहेव कर रही है, बॉडी में क्या है, इसीलिए रेंज रखी जाती है। सर मेरा क्वेश्चन है, टेस्ट करा लिया। मान लीजिए अभी हमने पार्टी के मैंने 50 तो ज्यादा बोले 20 रसगुल्ले खा लिए, 15 खा लिए और फिर जाके करा तो मेरी तो वैल्यू गड़बड़ सर यही है। तो इंटरेस्टिंग बात है, हाँ। अगर मैं डायबिटिक नहीं हूँ, हाँ। मैं 8 रसगुल्ले भी खा लूंगा हाँ। तो भी मेरी वैल्यू सही है, राइट आएगी ना, बस ठीक है। मतलब इससे रसगुल्ले खाने मेरे साथ हुआ है तो उसने मुझे ठीक है। आप खा लेना, खा लेना। नहीं हाँ? मैं तो खाऊंगा जब हाँ आज पार्टी चलेगी। डन सर। डन है सर, डन है, डन है। तो इसके मतलब सर ये A1C जरूरी हो जाता है। इससे आपका एक ही है, HbA1c सिस्टम का पता चलता है। अरे समझ में आ गया, Yes, sir, yes, sir. रेंज है Yes, 100 sir. से 125, 140 से 199 यही है। और ये A1C की 5.7 to 6.4 Right. ठीक है। Done है। तो ये प्री डायबिटिक है Right. और इसके नीचे जितने मर्जी रसगुल्ले खाओ, जितने मर्जी ड्रिंक्स लगाओ, पार्टी चलती रहे, राइट। पार्टी सर लेकिन अगर लाइफस्टाइल खराब होगी तो फिर होने के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं। कभी कभी हाँ। चल सकते हैं। तो मतलब खाओ। सर देखो आप कई लोग कहते हैं स्ट्रेस से डायबिटीज होती है, और हम सेल्स में तो स्ट्रेस तो होगी, तो डायबिटिक भी होगी। कुछ हो भी ना रहा हो ना जिंदगी में, सब नॉर्मल चल रहा है। हाँ कुछ लोगों को तो यहाँ ज्यादा कि ही यार कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो मेरी टांग टूटे, के गिर जाओ, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। आजकल ये भी हो यार सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं, लाइक लेडीज की रहती है प्रॉब्लम। इस बात की भी टेंशन है। ओके सो फ्रेंड्स, हाँ मैं 2-3 मिनट दूंगा ही बहुत, पूरा सा हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है थोड़ा जल्दी। हाँ सर। अब मेन साइंटिफिक चीज का ब्लास्ट है, उसको सिर्फ हमने कॉम्प्लिकेशन डिस्कशन जो हम 70% कर चुके हैं पहले से। अब सर ये A1C बहुत इंपॉर्टेंट है, ये A1C टेस्ट की इन्वेंशन क्यों की गई, और आपको भी पेशेंट्स को A1C जरूर बताना है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब सर मेरे को डायबिटीज हुई है, राइट, क्या होता है, एक तो मीठे का शौक था, और लाइफ में ना जिस चीज के लिए आपको मना किया जाए ज्यादा करना उसको करने का ज्यादा दिल सही है। है। तो हमारे घर मिठाई आए, सब कुछ हो तो हम खूब खाएं, सब कुछ खूब करें। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली चेकअप के टाइम भाई साथ जाते थे डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर को कंप्लेंट करे कि ये हमारा कहना नहीं मानते, ये मीठा बहुत खाते हैं, ये ड्रिंक पार्टी खूब करते हैं। और लेडीज को एक मौका भी मिलता है ना, आज मैं अपने सब अगली पिछले बराबर कर लूँ, राइट। राइट तो हम भी बड़े शरारती थे बचपन से, तो हम 3-4 दिन पहले जब डायबिटीज के टेस्ट कराने जाके डॉक्टर के पास जाना होता था, एक हफ्ते पहले हम अपनी डायबिटीज की डोज डबल कर लेते, ठीक है। तो हमने एक हफ्ते पहले डायबिटीज की डोज क्या कर दी, डबल। और डॉक्टर के यहाँ गए,
कहते वैल्यूज तो सारी बहुत बढ़िया हैं भाभी जी, आप ऐसे इनको परेशान करती रहती हो। तो देख लीजिए डॉक्टर साहब क्या हाल है हमारा, आप देख लीजिए कितना तंग कर रहे हैं। और फिर हम घर आके दोबारा चार्ज। अब कभी ना कभी तो ये चीज पकड़ी जाएगी। अब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो पेशेंट का हो रहा है और डॉक्टर का हो रहा है। तो डॉक्टर इंटेलिजेंट बना, उसने कहता है ऐसा टेस्ट लाऊंगा जो 3 महीने की रिपोर्ट है। ये संदीप चावला जैसे कई पेशेंट और भी थे जो बदमाशी करते हैं, तो हम 3 महीने की टेस्ट देखेंगे। तो A1C जो है टेस्ट, ये 3 महीने के ब्लड डायबिटीज का कंट्रोल बताता है, तो इसको ज़्यादा रिलायबल बनाया जाता है। उसका रीज़न है सर, आज अगर मैं किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहा हूँ, मेरे को 1 हफ्ते पहले कोई इन्फेक्शन रहा, चेस्ट में इन्फेक्शन था, बॉडी में कहीं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जब भी बॉडी में कहीं चोट लगी हो, घाव हो या इन्फेक्शन हो, तो ब्लड शुगर वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप पर अगर 3 महीने का जो टेस्ट है वो ये सारे फैक्टर लेगा पूरे 3 महीने के, तो अगर मैं 1 हफ्ता बीमार भी रहा हूँ तो उसमें उसको फर्क नहीं करेगा। उसके पीछे साइंस है सर। जो हमारी बॉडी में ना सेल्स होते हैं ना, जो थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसीज के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, राइट। उसके साथ ग्लूकोज जुड़ जाए एक बार तो उतरता नहीं है, बॉन्डिंग हो जाती है, नॉन एंजाइमेटिक। तो उसमें क्या है कि आरबीसी की लाइफ क्योंकि 120 दिन है, तो रोज नए आरबीसी बनते हैं और कुछ आरबीसी मरते हैं, रोज बनते हैं रोज मरते हैं। तो हम 120 दिन लाइफ है, तो 3 महीने का एवरेज तो आ ही जाएगा, 90 दिन का। तो जितना ग्लूकोज जुड़ा होगा वो 90 दिन में उसकी वैल्यू टेस्ट में आ जाएगी। तो इसलिए इट गिव्स आइडिया फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो ये टेस्ट बहुत जरूरी है सर आज की डेट में। फास्टिक पीपीजे के अलावा ये भी एक एडीए ने, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सभी डॉक्टर करते ही सर। HbA1c जो भी फिगर आती है उसको जो 11 आती है तो उसमें -2 करके × 30 करें तो एक्चुअल वैल्यू होती है। मेरे को समझ नहीं आया। अरे इन्होंने HbA1c 11 आया और हमने उसको -2 किया तो 9 हो गया, और 9 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 9 के 27 तो 270 फीस के एवरेज। ये ब्लड शुगर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। हाँ, ये ऐसे हैं 2-3, पर अभी मैं उसकी कैलकुलेशन लेके आया नहीं। ये जो आप बता रही हैं। नाउ लेट्स फ्रेंड्स कम टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। सर ये सारे डायग्राम जो हैं सर डरावने बदल दो सर। नहीं यार ऐसा मत करो। आई हैव सीन दीस पेशेंट्स। मैंने सर ये अपने पेशेंट्स के लिए डाले हैं, इसमें एक भी आर्टिफिशियल या झूठा नहीं है। और ये सर इस तरीके की सिचुएशन भी क्योरेबल है। आपने कुछ किया ही नहीं तभी तो यहाँ तक पहुँचे। एग्जैक्टली चावला सर, इस तरीके की जो सिचुएशन है ये भी क्योरेबल है। सर एक्चुअली ये मैं आपको बताता हूँ। अब सर मैं आपकी ये जो सिचुएशन है मैं आपको भी समझाऊंगा और केयर क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये तो हमने स्लाइड का फर्स्ट पेज आ रहा है। अब ये 6 कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाएंगे सर हम आपको मोटा मोटा, राइट। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 जो है हार्ट डिजीज है, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, और इस कारण से सर उनकी जो ब्लड वेसल्स है, कोरोनरी आर्टरीज है, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो सर जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगा, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचता। जब हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा सर, पेशेंट को हार्ट अटैक, मेडिकल टर्म में उसको डॉक्टर बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब ब्लॉकेज होता वेसल्स, और अगर हार्ट को कुछ मिनट तक ब्लड ना पहुंचा, हार्ट अटैक एंड डेथ। बॉडी ने अपना खुद डिफेंस मैकेनिज्म बनाया होता है, जिसमें कई बार साइड में और आर्टरीज इमरजेंसी में बन जाती है, और वो हर बार नहीं बनती। पहली बार हो जाएगा, दूसरी बार नॉर्मली कई लोग तो पहला अटैक इतना पैसे होता है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, और दूसरा कई बार पहला अटैक ऐसा होता है साइलेंट होता है, पेशेंट सो रहा होता है, उसको पता ही नहीं चलता, तो हमें लगता है कि उसका अटैक ये पहला था, पर उसका वो तीसरा होता है जब उसकी डेथ।
तो सर इसमें कभी कभी डायबिटीज में उसको एसिडिटी भी लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। एसिडिटी, तो डायबिटिक वाले पेशेंट्स को रेगुलर अपने डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो। वैसे सर हर टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल तो बड़ा ही होता है, मतलब आप सबका चेक करवाओ उसका तो बड़ा ही होगा। दवाइयाँ है ना सब लेनी हमारा तो बचपन से हमें लगता है नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कई लोगों में बड़े ही रहते हैं। अभी जो हार्ट की प्रॉब्लम है सर, मेरे को गुंजन मैडम ने कहा है कि आपको आधे घंटे में खत्म करना है सर। आई नीड योर अटेंशन। मुझे पता बहुत लंबा चला गया सेशन, ब्रेक नहीं मिला आपको, बट वी वांट कि इवनिंग में इकट्ठे कुछ सेलिब्रेशंस करें। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में सर ऐसी ब्लॉकेज, आप देख रहे हो येलो कलर, ये सारा फैट है सर। जब ये पूरा फैट से पूरा बंद हो जाएगी, तो जैसे अगर आपके घर पानी की जो पाइप है वो पूरी ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। लोहे की तार डालनी पड़ती है ना, हाँ। लोहे की तार मार के कचरा निकालते हो, नैरोइंग हो जाएगा। हाँ, तो वो आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। पर यहाँ पे आपका कचरा जो जमा है, इसके लिए आपको सीधे कार्डियोलॉजिस्ट पे जाना पड़ता है। तो इसकी सफाई के फीस 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉक्टर के नाम के ऊपर है, बड़ा महंगा है। बेटर है कि हम उतना कोलेस्ट्रॉल जमा करें जितना हम संभाल पाएं, राइट। हार्ट फेलियर में क्या होता है सर, हार्ट का पंप काम नहीं करता। जितना हार्ट को ब्लड पंप करना है, हार्ट ब्लड पंप करते हैं पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं, तो उसकी पंपिंग वीक हो जाती है। ये हार्ट फेलियर एक दिन में नहीं होता। जो 10 या 15 साल से कार्डियक पेशेंट है और इलाज नहीं कर रहा, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रहा, तो सर डायबिटिक पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम भी रहती है, उसको अपने बीपी का भी इलाज करना है। क्यों रहती है बीपी की प्रॉब्लम? क्योंकि ये सुकुड़ गई जो ब्लड वेसल्स है, इनमें कचरा जम गया तो प्रेशर तेज हो जाता है। तीसरा सर कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी इज नथिंग बट हार्ट की मसल्स, मायो मीन्स मसल्स, हार्ट की मसल जो है वो थिक हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज। मेरे में कचरा जमा है सर, पक्का है। तुम सकते हैं साफ सुथरे लग रहे हो सर। डायबिटीज एंड स्ट्रोक जो प्रॉब्लम हार्ट अटैक में है सर। हार्ट अटैक क्यों होता है सर? जो हार्ट को आर्टरी जाती है उसको बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी, वहाँ ब्लॉकेज हो गई। अब ब्रेन को भी आर्टरी जाती है, आप देख रहे हो ये आर्टरी जा रही है ब्रेन को, इसमें ये ब्लॉकेज हो गई सर। ये देख रहे हो ब्लॉकेज, यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। तो जब ब्रेन को भी कुछ मिनटों के लिए भी अगर या कुछ घंटे के लिए अगर नहीं गया ब्लड, ब्रेन अटैक, उससे क्या प्रॉब्लम होती है सर? ये मैंने अपनी फैमिली में देखा, पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, 5-5 साल तक वो कोमा में रहते हैं। पैरालिसिस आपको सबको पता है, कई बार एक साइड इफेक्ट होती है, कई बार दोनों में पेशेंट क्या हुआ, हैंडीकैप। वो वाली लाइफ की भी क्या वैल्यू? क्योंकि एक तरह से बॉस जो पेशेंट पैरालिटिक है या बेड पे है, उसके घर वाले उसकी सेवा तो कर रहे हैं, और उसको भी पता होता है कि भाई आजकल कि भाई मैं डिपेंडेंट हूँ इन पे, और कोई भी इंसान डिपेंडेंट तो नहीं होना चाहता, वो चाहता सारी चीजें मैं खुद करूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ गोज फॉर अ टॉस। वो बोल नहीं पाता, इशारे कर करके कितनी देर बेड पे बैठा रहता है, कोई आएगा तो उसको यूरिनेट कराएगा। आपने अगर किसी पैरालिटिक पेशेंट की लाइफ देखी हो? वेरी बैड लाइफ। मतलब सब रादर, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो उस पेशेंट को देखने भी जाते हैं ना, तो कहते हैं हे भगवान इसको शांति दे, हे भगवान तू इसको अपने पास बुला ले। मतलब वो जीवन बहुत कष्टदायक होता है। तो ये जो स्ट्रोक है सर, 70% जो स्ट्रोक है वो डायबिटीज के कारण होता है। अगर इंडिया में 100 डेथ हो रही है स्ट्रोक की, 70% डायबिटीज के कारण। सर स्लाइड्स देंगे सर। 2 times higher in diabetic patients. Okay? Yes. सर आगे पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज पे आ रहे हैं। इसके पीछे की साइंस बताता हूँ सर आपको, ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज क्यों होती है। सर ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम होती है, डिजीज मैडम कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक प्रिंसिपल सबसे बड़ा तो ये है सर, जहाँ पे भी ग्लूकोज लेवल बहुत हाई, जहाँ पे भी ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है, वो नॉर्मल सेल्स की प्रोटीन से जाके ग्लूकोज अटैच हो जाता है। प्रोटीन मैंने आपको बताया ना, सारे सेल्स की मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपो प्रोटीन।
तो ग्लूकोज जब हाई होगा और कॉन्टिन्यूसली हाई रहेगा, जैसे हम कह रहे हैं ना 300, 400, 500, तो ये हाई ग्लूकोज कंबाइन हो जाता है सेल्स के साथ और वो सेल्स को डैमेज करता है, सेल्स को डैमेज करता है। अब आपको बताऊं, आपने कभी देखा किसी के यहाँ अलमीरा में या फर्नीचर में दीमक लगती है? एक बार जब दीमक लगती है तो कैसे फैलती है? सारे फर्नीचर को डैमेज कर देती है, सारे वुडवर्क को डैमेज कर देती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डायबिटीज इज लाइक दीमक। वो अपने सिर से लेके पैर तक हर बॉडी के पार्ट को डैमेज करती है। सिर में कैसे? स्ट्रोक, आईज में कैसे? रेटिनोपैथी, ठीक है, हार्ट अटैक, थोड़ा और नीचे आते हैं, नेफ्रोपैथी, किडनी को डैमेज किया, फिर आपके दोनों टांगों को, पूरी बॉडी। क्या होता है, क्या सर, जिसको न्यूरोपैथी होती है ना, वो जैसे यहाँ चल रहा है या कुछ है, नॉर्मल बंदे के जैसे कि मेरे यहाँ छोटा सा भी कट लगेगा मुझे पता चल जाएगा, उसको कट लगता है, उसको पता ही नहीं चल रहा। अब वो उसका जख्म धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब यहाँ जो डायबिटिक पेशेंट के पैर में जख्म हुआ है, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है सर? यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट देखिए। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं आ रही पैर में, गैंग्रीन हो गया सर, क्योंकि नहीं सप्लाई क्यों नहीं आ रही ब्लड की? मैंने आपको बताया था ना, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। जैसे हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हुई, ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हुई, यहाँ पे पैरों की भी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, खून की सप्लाई नहीं है। अब मुझे चोट लगी है सर, आपको एंटीबायोटिक देंगे, चोट लगेगी कोई? नॉर्मल बंदे को एंटीबायोटिक देंगे, 3 दिन में एंटीबायोटिक के बाद जख्म सूख जाएगा। इसका जख्म ठीक नहीं होता है, और इस डायबिटिक पेशेंट का जख्म ठीक नहीं होता। और पहले तो पेशेंट को जख्म पता ही लेट चलता है, क्योंकि उसकी नर्व्स ही नहीं काम कर रही, उसको चोट लगी, कील पैर में गया, कांच लगा, पता ही नहीं चला, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब ये जख्म काला हो जाता है, इसमें गैंग्रीन बन जाता है। गैंग्रीन का मतलब ये है, यहाँ का टिश्यू डेड हो गया और गैंग्रीन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, पॉइजन। अगर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया तो डेथ। तो डॉक्टर के पास एक ही चारा रह जाता है, जहाँ पे उसका पैर गला हुआ है उससे थोड़ा आगे, जैसे यहाँ गला हुआ है उसका पैर, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत वो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देख रहे हो, ये गैंग्रीन देख रहे हो काला काला, तो वो उसका ये पूरा ये पैर ही काट देंगे, ये नहीं कि यहाँ तक काटे। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा डर होता है कहीं ये पॉइजन यहाँ से नीचे अंदर पैर ना गए, तो मैं आज यहाँ तक का ऑपरेशन करूंगा, कल फिर ये करना पड़ेगा, तो पूरा ये पैर ही हटा दें। अगर आदि यहाँ तक पैर तक है तो यहाँ तक की टांग काट आ जाती है। अब एम्पुटेशन के बाद 80% पेशेंट्स की वैसे ही डेथ हो जाती है। वो तो ये मतलब जैसे गैंग्रीन हुआ, आपने कहा कि पैर काट दिया, उसके बाद कुछ देर बाद फिर कह देते हैं कि ऊपर हो गया, हाँ, वो बढ़ता चला जाता है, है, वो बढ़ता चलेगा। पैर काटना पड़ा, और उसका सारों के ऑपरेशन सक्सेसफुल भी नहीं होते, क्योंकि सारी खून की नसें है ना, इनकी लुड़ाई है बहुत। एक तो ऑपरेशन कॉस्टली, डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, और सर्वाइवल जरूरी नहीं है कि होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। सो ये बहुत पेनफुल कंडीशन है, एंड मोस्टली इसका एम्पुटेशन करना पड़ता है, और सर्वाइवल भी नहीं है, राइट? ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट को पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ की नर्व्स डैमेज हो गई बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर। ठीक है जी, डायबिटीज एंड किडनी डिजीज। देखिए सर, अभी आज दिन में भी बात हो रही थी, डायबिटिक पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज हाई होता है। जब ब्लड ग्लूकोज हाई होता है तो ब्लड ठीक हो जाता है। दूसरा, पेशेंट में बीपी की भी प्रॉब्लम होती है, जिस कारण से हमारी किडनीज डैमेज हो जाती है। किडनीज का काम क्या है? किडनीज हमारी बॉडी की छलनी। हमें से कई लोग सुबह चाय बनाते होंगे, मैं बनाता हूँ अपनी वाइफ के लिए चाय, और कौन कौन बनाता है? आधा आधा।
और भी बनाते हैं मगर आप यहाँ शो कर रहे हैं नहीं। डॉक्टर पूछ रहे हैं बता रहा है कि बात बतानी है क्या? उन्हें ये डर लग रहा है अगर बता दिया हाथ तो कि मुझे ना बुला लेगा तो मेरे को भी बना दो ऐसे अपना ही लाके चाय बनाना। तो सर हम जब चाय बनाते हैं तो छलनी होती है, छलनी से हम चाय छानते हैं। अब चाय नीचे कप में चली जाती है और ऊपर चाय पत्ती रह जाती है। बॉडी में भी किडनी एक तरह की ऐसी छलनी है, पर फर्क क्या है, जो हमारी चाय पत्ती जो ऊपर रह जाती है वो वेस्ट होता है, हम उसको फेंक देते हैं। बॉडी के केस में जो 2 किडनीज हैं, 2 छलनियाँ मिली हैं भगवान की, उसमें क्या होता है, जैसे सारा यूरिन, किडनी का काम क्या है, ब्लड को साफ करना, ऊपर सारे प्रोटीन रह जाते हैं और जो जरूरी चीजें हैं, जैसे चाय में चाय पत्ती रहती है, किडनीज में ग्लोमेरुलस होता है, वहाँ ऊपर सारी यूजफुल प्रोटीन, सॉल्ट्स वगैरह सब रह जाती है, और जो वेस्ट होता है वो नीचे चला जाता है और वो यूरिन के रास्ते से बाहर जाता है। अब जो छलनी बनाई थी भगवान ने किडनी, उसमें छेद होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। तो जब छेद हो जाएंगे तो क्या होगा सर, जो काम की चीजें भी थी, प्रोटीन वगैरह थे, वो भी यूरिन के साथ, जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया, यूरिन में एल्ब्यूमिन आ जाता है। एल्ब्यूमिन ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए तो पेशेंट शॉक में जा सकता है और प्रॉब्लम आ सकती है, तो एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन भी लगते हैं। तो ठीक है सर, अब ये क्यों हुआ, डायबिटीज में किडनी क्यों डैमेज हुई, क्योंकि ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई था, कोलेस्ट्रॉल हाई था। अब क्या करना पड़ता है, शुरू में तो कुछ दवाइयाँ हैं उनसे ये ठीक हो जाता है अगर आपको टाइम पे पता चल जाए। अगर नहीं पता चला तो पेशेंट को डायलिसिस में जाना पड़ता है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, किडनी में सारा ब्लड आता है और ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है वो हटा के ब्लड साफ होता है। किडनी का काम क्या है, ब्लड की प्योरिफिकेशन। अब किडनी काम नहीं कर रही, तो जब हम डायलिसिस के लिए जाते हैं, पेशेंट को लिटा दिया जाता है जैसे आप देखते हैं, और साथ में डायलिसिस की मशीन है, उस मशीन में पूरा पेशेंट का ब्लड जाएगा, वो मशीन काम करेगी ब्लड को साफ करने में, वो और ब्लड साफ होकर दोबारा पेशेंट के अंदर। बेसिक प्रोसेस है, वेरी पेनफुल और इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। अब तो मशीन्स अच्छी बन गई हैं, इन्फेक्शन पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं बहुत ज़्यादा हाई डोज साथ में, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। पहले आपको महीने में 1 डायलिसिस होता है, फिर महीने में 2, फिर हर हफ्ते, फिर हफ्ते में 2, फिर कई बार तो कहते हैं आपको रोज कराना पड़ेगा। मतलब इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज। ओके, अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा दो, बट किडनी ट्रांसप्लांट भी हर बार सक्सेसफुल। ओके फाइन। So diabetes is a big cause for kidney disease. तो ठीक है, तो 40% डायबिटिक्स को ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, अगर वहाँ 3 डायलिसिस हो रहे हैं, तो एक पेशेंट डायलिसिस का जो होगा वो डायबिटिक होगा। और क्या करना है, किडनी फेलियर के अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, और जो लोग बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर लेते हैं उनको भी किडनी फेलियर होता है, राइट। पर 1 in 3 पेशेंट इन डायबिटीज है डायबिटीज। तो ये आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया लगा, डायबिटीज एंड किडनी डिजीज। रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी डायबिटीज की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 25 से 30% डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर रेटिनोपैथी होता है, एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू ब्लाइंडनेस, पेशेंट ब्लाइंड। सर अगर आप रियलाइज कर रहे होंगे ये सारी चीजें बचाई जा सकती हैं। नहीं बिल्कुल सर, सिर्फ लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करना है, डायबिटिक पेशेंट की एजुकेशन चाहिए और दवाइयाँ अच्छी ले पेशेंट की, उसका ब्लड शुगर कंट्रोल, इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है डायबिटीज के कारण हर साल कितनी डेथ्स होती हैं? डबल होती हैं डेथ्स
एज कम्पेयर टू कैंसर एंड एड्स। इंडिया में जितनी कैंसर और एड्स की डेथ होती है उससे डबल 2 टाइम्स ज़्यादा डेथ डायबिटीज से। नंबर 1 पे चल रही है। सो पूरे इंडिया में जितनी ब्लाइंडनेस है उसका 5 to 10% केस डायबिटिक रेटिनोपैथी, और डायबिटिक पेशेंट में 30% पेशेंट्स को रेटिनोपैथी। सो दिस वाज अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट, obesity is something which has to be controlled. Friends, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, आज सारा दिन काफ़ी अच्छी बात हुई तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा सर, कई बार हम ना पेशेंट्स को या डॉक्टर के पास जाते हैं, डायबिटीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम जो इतनी कॉम्प्लिकेशन देख रहे थे, पेशेंट डॉक्टर पे जाता है, पेशेंट इलाज भी कराता है, पर ना दवाई भी उसी पेशेंट में काम करती है जो पेशेंट डिसिप्लिन्ड होता है। और आप डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी डायबिटीज की दवाइयों की डोज बढ़ती जाएगी। सर, इसका कारण एक ही है कि 60% तो पोर्शन जो है पेशेंट के अंडर में होता है, 40% डॉक्टर के पास होता है, लेकिन पेशेंट जो है सारा ठीक रहा डॉक्टर पर जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसिकली है 60% मार्क सिर्फ पेशेंट के पास ही है, डॉक्टर के पास तो 40% है पास। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सर, ये जो गैप है ना, आपने बहुत अच्छी बात बोल दी। आज जो सुबह सर ने हमारी जो कैंपेन बनाई है वो उसी ब्रिज को गैप करने के लिए, क्योंकि सर डॉक्टर के पास टाइम नहीं है ना सर। आप बात सुनिए, जो हमारे पास मार्क ही 40 है तो हम उसका तो जो पेशेंट ही दे देंगे तो भी तो 40% ही तो सर, 60% पेशेंट जो नहीं कर रहा, वहाँ हमने पार्टनर बनना है ना डॉक्टर का। आप समझने की कोशिश करिए। एंड में इस सेशन की यही बात आने वाली है बहुत, कि आज हमें तो पता है ना सर कि पेशेंट को जो चीजें नहीं बताया, डॉक्टर पेशेंट को ये बातें नहीं बता पाता बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। या अगर बताता है तो इफेक्टिव होता तो पेशेंट मानता ना, वहीं हमारा रोल है ना सर। और सर, हमारा कॉन्सेप्ट जो वेलनेस क्लब का हील का है वो कहीं ना कहीं वो 60% को फुलफिल कर रहा है। एग्जैक्टली। शुगर शिफ्ट प्रोग्राम मेरे ख्याल सेशन का जिस समझ में हमें आ गया कि जो गैप है उसको हमने कैसे फिल करना है। इसलिए आजकल लाइफस्टाइल कम्युनिटी ज़्यादा बन रही है। So friends, we are almost at end of the session. Please bear with me for 5 minutes. सर, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? You have been a wonderful audience. Let me tell you. Yeah. मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम जो रिकमेंड करते हैं अपना न्यूट्रस इनको मॉर्निंग में मतलब खाना खाने से पहले एक बार और शाम में एक बार, ठीक है? तो क्या कोई ऐसा चांस है कि इसमें लोगों को प्रोसिमियन हो जाए? अगर मान लो हो सकता है कि उसको शुगर जो है ओवर बहुत कम हो जाए, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, क्योंकि हमारी दवाई का जो मैकेनिज्म है उसमें हाइपो है ही। अब आपको रीजन बताऊं, अभी इसके बाद न्यूट्रोसेशन को हम 2 बार क्यों बोल रहे हैं मैं बताऊं। ये क्लियर हो गया? अब सर, ओबेसिटी के लिए आप सब अवेयर हैं, राइट? क्योंकि ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो आपको बीएमआई सबको पता है, बीएमआई की बॉडी मास इंडेक्स, इसका फार्मूला होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स per square, राइट? नॉर्मल बीएमआई कितना होना चाहिए? 22-25। हाँ, 25 से ऊपर ओवरवेट, फिर 30 से ऊपर ओबीस, फिर 1, 2, 3 तीन ओबीस। हाँ, फिर ओबीस की 3 कैटेगरी। 30 से ऊपर मेरे ख्याल मेरे को मिला के हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो 25 वाले हैं यहाँ इस रूम में, तो हम सबको भी देखना है, राइट? नहीं, बट आई थिंक वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ एंड आवर हेल्थ, राइट? आज अगर मैं पेशेंट को समझा रहा हूँ सब कुछ, मैं खुद नहीं कर रहा, तो कहेगा यार ये इसको पता है सब, ये भी तो नहीं कर रहा और मुझे क्यों बताना? सो इसके बारे में भी थोड़ा हम केयरफुल रहेंगे बीएमआई के बारे में। सो लास्ट स्लाइड फ्रॉम माय साइड। सो एज यू सेड, आप प्रॉब्लम है, हमारे ऑडियंस बहुत अच्छा है और इंटेलिजेंट है, तो जो मैं बताना चाहता हूँ 2 स्लाइड पहले आया था। सर, आप जो बता रहे थे आपकी बात यहाँ आ रही है सर। हाँ, बिल्कुल। तो सर, ये जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट है, एक है डाइट कंट्रोल, एक है एक्सरसाइज,
एक है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर एंड मेडिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ, जो सेंटर में पेशेंट के हाथ में सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स पेशेंट एजुकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वेयर वी विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल। तो सर हमारा रोल कहाँ रहेगा? हम न्यूट्रिशन के बारे में पेशेंट को गाइड करेंगे, हम एक्सरसाइज के बारे में गाइड करेंगे थ्रू योगा, हम एजुकेशन करेंगे, हम उसको मेडिकेशन भी दे रहे हैं और हम रेगुलरली मॉनिटरिंग करेंगे। सर ये आपने तो पांचों जगह पूरा हर तरफ से होलिस्टिक अप्रोच दे दिया। सो 3 चेयर्स टू आवर स्ट्रेटजी। आई एम ऑलमोस्ट थ्रू। एक कॉम्प्लिकेशंस की आपको वीडियो दिखाएंगे बड़ी अच्छी। ओवर टू यू मैम। टाइप 2 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या है? टाइप 2 डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज के रूप में शुगर हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने की बजाय रक्त में जमा हो जाती है। डायबिटीज का डायग्नोसिस लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से किया जाता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट उस व्यक्ति में ब्लड ग्लूकोज को मापता है जिसने कम से कम 8 घंटे तक कुछ नहीं खाया है। डायबिटीज तब डायग्नोस होती है जब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 2 अलग अलग लैबोरेटरी टेस्ट में 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक होता है। दूसरा टेस्ट हीमोग्लोबिन A1C को मापता है जो पिछले 3 महीनों में एवरेज ब्लड शुगर के स्तर का अनुमान हो। डायबिटीज डायग्नोस होती है जब A1C 2 अलग अलग अवसरों पर 6.5% या उससे अधिक होता है। एक और टेस्ट ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या OGTT है। ये टेस्ट ग्लूकोज लिक्विड पीने के 2 घंटे के बाद आपके ब्लड ग्लूकोज को मापता है। डायबिटीज तब डायग्नोस होती है जब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर उससे अधिक होता है। यदि इनमें से एक या अधिक टेस्ट पॉजिटिव है तो आपका डॉक्टर डायबिटीज की पुष्टि करने के लिए टेस्ट को दोहराएगा। यदि परीक्षण के परिणाम सामान्य सीमा के हायर लिमिट्स के करीब हैं, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है और आपको प्री डायबिटीज हो सकती है। यदि डायबिटीज का इनिशियल फेज में डायग्नोसिस नहीं किया जाता है या ब्लड ग्लूकोज के लेवल को सामान्य सीमा में नहीं रखा जाता है तो कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। समय के साथ हाई ग्लूकोज लेवल छोटी और बड़ी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। सामान्य से अधिक और कम ब्लड ग्लूकोज लेवल दोनों ही आंखों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर डायबिटीज रेटिनोपैथी का कारण बनता है और गंभीर रूप से कम ब्लड शुगर आंख के अंदर ब्लीडिंग का कारण बनता है। डायबिटीज यूनाइटेड स्टेट्स में अंधेपन का प्रमुख कारण बना हुआ है। डायबिटीज किडनी डिजीज, जिसे डायबिटीज नेफ्रोपैथी के रूप में भी जाना जाता है, एक और मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो किडनी फेलियर का प्रमुख कारण बनी हुई है, जिसके लिए डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। डायबिटीज से पीड़ित लगभग 3 में से 1 व्यक्ति में कुछ हद तक नर्व डैमेज होती है। डायग्नोस के समय किसी को भी डायबिटीज न्यूरोपैथी नहीं होती है। सबसे आम तौर पर ये हाथों और पैरों में लॉस ऑफ सेंसेशन का कारण बनता है। लार्ज ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचने से दिल के दौरे, स्ट्रोक और ब्लड फ्लो की समस्याओं का कारण बन सकता है, जिससे पैर में अल्सर या यहाँ तक कि अंग विच्छेदन यानी एम्पुटेशन भी हो सकता है। सौभाग्य से प्रारंभिक अवस्था में डायबिटीज का डायग्नोस और इसे अच्छी तरह से मैनेज करने से इनमें से कई कॉम्प्लिकेशंस में देरी या फिर रोकथाम में मदद मिल सकती है। नियमित जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि डायबिटीज या इसकी कॉम्प्लिकेशंस के शुरुआती फेज में किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं हो सकते हैं। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के लिए मॉनिटरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और पीरियोडिक A1C टेस्टिंग आपको अपनी डायबिटीज मैनेजमेंट और ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। आपका डॉक्टर अन्य लैबोरेटरी टेस्ट भी करेगा
जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल मॉनिटरिंग। साथ ही किडनी फंक्शन मॉनिटरिंग के लिए यूरिन टेस्ट भी करेगा। नियमित रूप से पैरों की जांच और प्रिवेंटिव केयर महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आपके पैरों में नर्व डैमेज है। रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद के लिए भी आपकी आंखों की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज वाले अधिकांश रोगियों के लिए निमोनिया का टीका और वार्षिक इन्फ्लुएंजा के टीके की सिफारिश की जाती है। संक्षेप में, टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस विभिन्न ब्लड टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। यदि समय पर डायग्नोस नहीं किया जाता है या अपर्याप्त रूप से कंट्रोल किया जाता है तो डायबिटीज शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो स्वास्थ्य और जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करता है। जिनको रोकने या फिर इनिशियल स्टेज में ही उनका पता लगाने में मदद मिल सकती है, जबकि वे अभी भी उपचार योग्य हैं। टाइप 2 डायबिटीज के